तो भाई हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि टॉर्क की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन आती है। आई होप आपको ये बात याद हो। अच्छा, अब टॉर्क के फॉर्मूले में ये चीज़ तो नहीं है। जैसे आपके पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ, तो ये बात टॉर्क के फॉर्मूले में तो नहीं है। तो इस चीज़ को टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क क्या था कि अगर कोई चीज़ सर्कल में रुकी हुई है, उसको अगर आपने मोशन कराना है, यानी उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन को बढ़ाना है या उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करनी है, तो टॉर्क देना पड़ेगा, यानी फोर्स देना पड़ेगा, और वो फोर्स मूवमेंट आर्म पे डिपेंड करेगी, उसे टॉर्क कहोगे। लेकिन ये बात फॉर्मूले से प्रूफ नहीं हो रही, तो इसी चीज़ को हमने पढ़ना है। इसी को कहते हैं डेरिवेशन आर रोटेशनल टॉर्क, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब देखो इस चीज़ को हमने करना कैसे। सबको पता है कि आपके पास न्यूटन का फॉर्मूला क्या होता है, F = m है, तो वो चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल होगी। तो ये याद रखना, ये अल्फा आपके पास क्या है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब देखो, कंसीडर करो कि आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, कंसीडर करो आपके पास एक सर्कल है, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ ये कहना क्या चाह रहे हैं। रोटेटिंग इन अ सर्कल, तो देखो आपका सर्कल आ गया, आपके पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, मैंने इस पार्टिकल को थोड़ा बड़ा बना दिया, ऑफ रेडियस r। अच्छा, ये जो रेडियस है ना, ये मूवमेंट आर्म है, और ये आपके पास जो पार्टिकल है ना, एक रस्सी से बंधा हुआ है, जिस रस्सी का एक एंड, स्टार्टिंग एंड इस पॉइंट O से बना हुआ है, या इसको C भी कहना चाहो तो कह सकते हो। मैं इसे ओरिजिन कहता हूँ, आप चाहो तो सेंटर कह लो। ठीक है, ये रस्सी भी है, जितनी बड़ी रस्सी होगी उतना बड़ा ही रेडियस होगा ना, क्योंकि हम यहाँ पर किसी भी चीज़ को सर्कल में रस्सी से बांध के मोशन करा रहे हैं। ठीक है, तो जितनी बड़ी रस्सी होगी उतना बड़ा ही रेडियस होगा। तो रस्सी तो नहीं बोलोगे, इंग्लिश में स्ट्रिंग कहोगे इसको। तो ऑफ रेडियस r, तो रेडियस r हो गई। एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, तो ये आपके पास स्ट्रिंग है, तो जितनी बड़ी स्ट्रिंग है उतना बड़ा ही रेडियस है। हुज मास इज नेग्लिजिबल। अच्छा, स्ट्रिंग का भी मास है, लेकिन इतना कम है कि हमारी कैलकुलेशन में कोई मुश्किलात पैदा नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, 4 दोस्त हैं, वो जाते हैं एक रेस्टोरेंट खाना खाने। एक दोस्त देता है 1000 रुपये, एक देता है 2000, एक देता है 4000, और आखिरी दोस्त देता है 10 रुपये। तो क्या आप उससे 10 रुपये लोगे? बोलोगे भाई जब 10 रुपये दे रहे हो तो ना ही दो, इतने कम से क्या फ़ायदा। तो नेग्लिजिबल हो जाता है ना। तो यहाँ भी ऐसा ही है, इतना कम मास है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती लेने की। अच्छा, हुज मास इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द मास ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा, मास ऑफ पार्टिकल, मास यानी स्ट्रिंग का मास बहुत कम है तो उसको नेग्लिजिबल कर दिया। ये आपका पार्टिकल है, ये आपका पार्टिकल आ गया। अब देखो होता क्या है, जब आप यहाँ पर फोर्स लगाओगे, F फोर्स लगाओगे, तो इस तरफ आपके पास टॉर्क पैदा होगी। ठीक है, यानी चीज़ ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी या अंदर की डायरेक्शन में जाएगी। तो बेसिकली तो आप फोर्स लगा रहे हो, तो आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स लगा रहे हो ना, तो इसलिए न्यूटन का सेकेंड लॉ आ रहा है मोशन के, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, अब ये लॉ क्या कहता है, सब बच्चों को ये बात पता है कि F = m और a के बराबर होता है। ठीक है, ये बात सबको पता है। इसको मैं बना लेता हूँ इक्वेशन 1। तो देखिए यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई और सबको समझ में आ गई कि F = ma हमारे पास आ रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर a नहीं चाहिए, हमें चाहिए एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे लाओगे? तो हम देखेंगे कि क्या रिलेशन होता है लीनियर क्वांटिटी का और सर्कुलर क्वांटिटी का आपस में। तो हम यहाँ लिखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड सर्कुलर क्वांटिटी, क्वांटिटीज। ठीक है, सर्कुलर क्वांटिटीज। अब क्या रिलेशन मैंने पढ़ाया था, वैसे तो मैं यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ वो, लेकिन आपको आसान करने के लिए मैं ये लिख देता हूँ v = r ओमेगा। यही चीज़ पढ़ी थी हमने, v = r ओमेगा। लेकिन सर ये तो वेलोसिटी से, हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो डिवाइड बाय t बोथ साइड, एक्सेलरेशन आ जाएगी आपके पास। तो t से मैंने डिवाइड कर दिया दोनों साइड को, डिवाइड बाय t बोथ साइड,
दोनों साइड्स कर दो, ठीक है, दोनों साइड्स कर दी मैंने, तो मेरे पास आ गया आर ओमेगा और ये टी आ गया, ठीक है, ये आ गया बात। अब देखो ये बन गया आपके पास ए और ये बन गया आर, तो एज इट इज रहा, वी अपॉन टी सबको पता है ए है, आर तो एज इट इज रहा, ओमेगा अपॉन टी सबको पता है एंगुलर एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। तो अब मैं इस एक्सेलरेशन को पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, पुट ए इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, एफ इज इक्वल टू एम और ए क्या आ रहा है, आर अल्फा। अच्छा, अब डिवाइड और मल्टीप्लाई आर बोथ साइड, दोनों में कर दो, मल्टीप्लाई आर बोथ साइड्स, तो जो काम एक तरफ करो वो दूसरी तरफ भी लेना पड़ेगा, आर मल्टीप्लाई करो तो क्रॉस लगा दो, आर क्रॉस एफ और एम आर अल्फा और आर। देखो ये चीज़ क्या बन गई, सबको पता है ये चीज़ आपके पास टॉर्क के बराबर होती है। अच्छा, तो मैंने यहाँ लिख दिया टॉ एम, ये भी आर है ये भी आर है, तो आर का स्क्वायर और अल्फा हो गया। अब ये एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, यहाँ लिख लो हेयर, हेयर से मुराद हमने यहाँ किसको किस चीज़ के बराबर रखा है, एम आर स्क्वायर, तो ये भी ऊपर टॉर्क में पुट कर दो, तो आपके पास आ गया आई और क्या गया, आई और अल्फा। अब मेरी बात याद रखना, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आपने रिलेशन में ले जाना है, इस इक्वेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में कन्वर्ट करना है, तो एक चीज तो कांस्टेंट होनी चाहिए, तो आई आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है, कांस्टेंट, तो ये मेरा आ गया कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट और इक्वलिटी का साइन हटाओगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाता है, तो देखो जो चीज आपको प्रूव करने के लिए कहा था वो आ गई। देखो याद होगा न्यूटन के सेकंड लॉ में हमें ये चीज दी हुई थी, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एम, याद होगा। तो हमने क्या किया था, हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए पहले इक्वलिटी लगाई थी और फिर कांस्टेंट लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, आई, तो मैंने क्या किया, कांस्टेंट भी हटा दिया, इक्वलिटी हटा दी, तो दोबारा प्रोपोर्शनैलिटी आ गई। अब इस चीज़ को ये दोबारा बनाओगे तो पहले इक्वलिटी लगाओ, फिर कांस्टेंट और फिर एंगुलर एक्सेलरेशन, और यहाँ कांस्टेंट क्या है, आई, तो आई लगाओगे तो ये चीज़ दोबारा आ जाएगी। यानी यहाँ पर हमने इक्वेशन से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में लेके गए। अक्सर तो हम यही करते हैं कि इस रिलेशन से इक्वेशन बनाते हैं, तो कोई मसला नहीं है, दोनों काम कर सकते हैं। अगर हम इससे इसमें जा सकते हैं तो इससे इसमें भी आ सकते हैं, उल्टा काम करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका टॉपिक था, जो बात समझ में आ गई, और ये बात भी समझ में आ गई कि ये जो जीम है यानी ये जो टॉर्क है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, एंगुलर एक्सेलरेशन इसकी वजह से आती है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और लिखी हुई है, मैं वो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। इन्होंने ये लिखा है कि आपके पास ना इन्होंने टॉर्क का समीशन निकाला है, तो टॉर्क का समीशन निकाला गया है, तो एम और आर का स्क्वायर और अल्फा। देखो इस चीज़ को उठा के सॉल्व किया जा रहा है, इस चीज़ पे समीशन अप्लाई किया गया है। अब देखो जब मैं इस पर समीशन अप्लाई करूंगा ना, तो इसका मतलब है कि मैं मुख्तलिफ चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ। अब कंसीडर कर लो मेरे पास मास जो है ना वो मुख्तलिफ पार्टिकल्स का है, मेरे पास एक पार्टिकल नहीं है, मुख्तलिफ पार्टिकल्स बनाकर एक सिस्टम बना रहा है, मतलब मुख्तलिफ पार्टिकल मिलकर एक सिस्टम बना रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं m1 आर का स्क्वायर प्लस m2 आर का स्क्वायर प्लस m3 आर का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn आर का स्क्वायर, और सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा विथ अल्फा। बात समझ में आ रही है या क्या हुआ है? यहाँ पर ये एक पार्टिकल का मास था, समझो बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे पार्टिकल मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे, तो उन सब सिस्टम का टॉर्क ऐसे निकल जाएगा, मतलब पूरा सिस्टम अगर मोशन कर रहा होगा तो ऐसे निकल जाएगा। समझ लो ये पार्टिकल नहीं है, ये सिस्टम है, SYSTEM सिस्टम। तो सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल होंगे, मिलियन पार्टिकल होंगे, मल्टीपल ऑफ पार्टिकल मौजूद होंगे, एक पार्टिकल का मास ऐसे निकलेगा, मतलब एक पार्टिकल का टॉर्क ऐसे निकलेगा। तो जितने भी पार्टिकल हैं उन सब का टॉर्क निकालो, ऐड कर दो ऐड कर दो ऐड कर दो, तो जब सारे पार्टिकल का टॉर्क ऐड करोगे तो एक पूरे सिस्टम का टॉर्क आ जाएगा आपके पास इस तरह से। तो ये फॉर्मूला आपके पास इन्होंने लिखा था जो मैंने आपके लिए ड्राइव कर दिया, ठीक है। तो
मैंने थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा ड्राइव कर दिया इसको। अगर चाहो कि ये चीज़ किसके बराबर लिखी है आपने, तो यहाँ से अल्फ़ा मिटा दो, यहाँ से ये टॉर्क मिटा दो। आपने ये चीज़ समीशन आई के बराबर लिखी है, ठीक है। और समीशन आई क्या है, एम आर स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो एम आर स्क्वायर इक्वल है समीशन आई के, ठीक है। ये भी लिख लो। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात अब समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ आपको पूरी बात लिखवा दी, डिटेल में सब कुछ समझा दिया। कुछ भूलना मत भाई, अब मैंने बहुत डिटेल में समझाया आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर रेडियस का भी 1 आ रहा है, रेडियस का सब भी 1 लगाओ, 1 2 3। हाँ सही है। पता है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बताता हूँ। एन और स्क्वायर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो जब आप आगे वाले पार्टिकल की बात करोगे ना तो उसका डिस्टेंस r1 बनेगा, पीछे वाले पार्टिकल की बात करोगे ना तो उसका डिस्टेंस r1 से ज़्यादा बनेगा। तो इसलिए r1 r2 r3 भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो छोटा सा मुझसे रह गया था, तो ये भी मैंने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह कल जो है हम करेंगे इसके एक्सरसाइजेस, फिर ये चैप्टर वाकई कंप्लीट हो जाएगा। अभी थ्योरी के लिए कंप्लीट हो गया। कुछ ना समझ में आप पूछना ज़रूर बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीजिए दुआ में।